आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हम हैं 2021 की तरफ जाने वाली पूर्व संध्या पर, जिसे हम भीमा कोरेगांव की पूर्व संध्या कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने इस देश के इतिहास को बदल दिया। मात्र 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं की 28,000 सेना को परास्त कर दिया। ये केवल एक लड़ाई नहीं थी, तो ये ऐसी लड़ाई थी जो सांस्कृतिक थी और सालों से जो गुलामी चल रही थी उसकी जंजीरें तोड़ने वाली लड़ाई थी। केवल ये लड़ाई किसी जमीन के लिए नहीं थी, तो ये लड़ाई थी आत्म सुरक्षा की और परिवर्तन की। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो लोग आए हुए हैं। पहले तो विराट साथीदार जो एक्टिविस्ट है, कलाकार है, और आप सब उनको जानते हैं और इस क्षेत्र में काम करते हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं संजय जीवने जी, जो वरिष्ठ नाट्यकर्मी है, नाटककार है और अनेक फिल्मों का निर्देशन उन्होंने किया है और अम्बेडकरी आंदोलन से गत 35 सालों से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि संजय जी, हम जिक्र कर रहे थे कि ये लड़ाई केवल किसी जमीन के लिए नहीं थी। क्या थी ये लड़ाई? हमारे दर्शक इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। निश्चित ही ये लड़ाई जो है ये आत्मसम्मान की भी लड़ाई थी, क्योंकि पेशवा के सैनिकों में जो महार सैनिक थे जी, तो उनका कहना था, जैसे उनके लीडर थे सिद्धनाथ महार, तो पेशवा से जाके कहने लगे खरड़ा की लड़ाई के बाद कि हम ये लड़ाई में आपके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे जी। लेकिन जो हमारे समाज की जो सैनिक है और समाज है उनकी जो अवहेलना की जाती है, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता, जानवरों से बदतर उनके साथ सुलूक किया जाता है, तो क्या इस लड़ाई के बाद में हमारी क्या पोजीशन होगी। तो पेशवा ने, दूसरे बाजीराव ने कहा, चिढ़ के ही कहा कि सुई पर जितनी जगह रहती है, ठहर सकती है, उतना भी आपको हक और अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि आप गुलाम हो, गुलामी करना ही आपको पड़ेगा और आपको सभी लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। और जो आपके रिलेशन में आने वाले जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो अंग्रेज़ों के साथ में उनके फौज में काम कर रहे हैं, उनको तो हम बहुत चुन चुन के मारेंगे, देख लेना आपके रिश्तेदारों का हम क्या आशा करते हैं। बिल्कुल। तो इस पर सिद्धनाथ बहुत चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि आप खुद ही अपनी मौत को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सैनिक है ये मर जाएगा लेकिन इस ढंग का अपमान नहीं सहन करेगा। और वो वहाँ से निकल पड़े। उसके पहले उन्होंने काफ़ी जगह खरड़ा के युद्ध में भी उनको काफ़ी जीत हासिल करके दी जी। ये सब बातें नज़रअंदाज करते हुए ना पेशवा ने उसके तरफ ध्यान दिया और सिद्धनाथ अपने 50 लोगों को साथ में लेते वहाँ से निकल पड़ा, जो एक डेलीगेशन के तौर पर बाजीराव से मिलेंगे थे। उनके साथ में फिर बाकी जितने भी सैनिक थे वो भी निकल पड़े वहाँ से। और मुठी जो नदी है वहाँ तक वो पहुँच गए। और चूंकि ये बहुत से हम लोग के इतिहास में ये सब बातें आती है, सब व्हाट्सएप पर हम लोग सुनते हैं, लेकिन एक बात का मुझे भी बड़ा अचरज लगता है कि ये जब ये जो युद्ध चल रहा था भीमा कोरेगांव का, ये कोई 31 को नहीं शुरू हुआ, उसके पहले ही हो गया। 17 तारीख को 17 नवंबर 1817 को जब पहली दफ़े इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हो गई, तो उस पर शनिवार वाड़ा पर जो यूनियन जैक फैलाया गया, वो बाड़ा नातू इस ब्राह्मण के हाथ से फैलाया और उसको इसकी अच्छी विदागी भी मिली, बाद में उसको सरदार की भी मिली। लेकिन जीत हासिल कर देने वाले जो सैनिक थे वो प्रमुखता से उनके फौज में महार सैनिक थे, मराठा भी थे, मुस्लिम भी थे, राजपूत भी थे, लेकिन प्रमुखता से ज़्यादा संख्या में, उसकी भी वजह है, कारण है, तो वो प्रमुखता से ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। ये मैं 17 नवंबर 1817 की बात बता रहा हूँ, जिस दिन शनिवार वाड़ा पर ये यूनियन जैक फैला गया, मराठों का भगवा ध्वज उतर के। अब इस युद्ध में केवल महार नहीं लड़ रहे थे, इस युद्ध में मराठा भी थे। ये जो ब्लेम किया जाता है कि ये इतिहास को ही नकारा जाता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है,
और जब बात करनी आई तो ये महारों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया, और ये देश के खिलाफ बात है, देशद्रोह की बात है। ये जो बातें कहते हैं उन्होंने जरा ढंग से इतिहास पढ़ लेना चाहिए, और वो इतिहास मौजूद है, ऐसा नहीं कि वो काल्पनिक है। वो पूरा रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड आज भी मध्य प्रदेश में सागर में वो मौजूद है। महार रेजिमेंट बटालियन का जहाँ हेड ऑफिस है, बिल्कुल, तो वो सारे कागजात मौजूद है, तो वो पढ़ लेना चाहिए, ना कि ये आरोप करने चाहिए। आपको पता होगा इस आंदोलन के मद्देनजर विवेक विचार मंच नाम का आरएसएस का एक संगठन है, जिसने भीमा कोरेगांव पर एक सत्य शोधन कमेटी बनाई, कैप्टन स्मिता गायकवाड़ इसके नेतृत्व में। 5-6 लोग हैं, वो कौन है हम लोग सब जानते हैं, दत्ता शिर्के से लेते हुए सब लोग, ये कौन है। और उन्होंने उस रिपोर्ट में ये ऐसा कुछ है ही नहीं, ये इतिहास गलत है, ये इतिहास गलत बताया जाता है, ये ऐसा कुछ युद्ध हुआ नहीं, ऐसा कुछ हानि हुई नहीं, ऐसी कुछ जीत फतह कुछ हासिल नहीं हुई, ऐसा सब उसमें लिखा है मनगढ़ंत। उसको कुछ लोगों ने चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। उसी तरह हम लोग जब देखते हैं थोड़ा इतिहास में जाते हुए कि सिद्धनाग कहाँ पर ज्वाइन हुई इस युद्ध में, ये पता नहीं, उसका ब्यौरा नहीं मिलता, क्योंकि वो वहां से निकल के यहाँ ज्वाइन होना चाहिए ना इस फौज में। तो स्टॉटन अपनी फौज को लेके शिरूर के पास में, जहां से मेरे ख्याल से 27 किलोमीटर भीमा कोरेगांव से। और क्या पुणे का तब जो पूरी जिम्मेदारी जो पुणे की थी, क्योंकि पुणे में तब अंग्रेजों का शासन है, ये दिमाग में रखना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि तब वो अंग्रेजों का शासन है वहां पर। तो बर्ट जो है उन पर पूरी जिम्मेदारी है पुणे की, और वो कर्नल है। और दूसरे कर्नल स्मिथ को उन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया यहाँ थोड़ा कम है संख्या में, तो आप यहाँ मदद भेजिए। तो स्मिथ ने ये ऑर्डर, जो स्मिथ इनके साथ में था, क्योंकि ये कंटिन्यूस स्मिथ जो है, ये जहाँ जहाँ बाजीराव पेशवे भागते गए तो उनका पीछा करते रहा। कर्नल स्मिथ का यही काम रहा कि वो कैसा तो भी उनको पकड़ ले, उनको अरेस्ट करवा ले। तो वो कंटिन्यू उनके पीछे में था। तो उनको पता है कि अभी पास में कौन सी सेना, शिरूर में सेना है, कैप्टन स्टॉटन के नेतृत्व में, और वो 21 इन्फेंट्री, बॉम्बे इन्फेंट्री 2nd बटालियन 1st रेजिमेंट, वो बटालियन है जिसमें बहुसंख्यक जो है वो महार सैनिक है। उसमें भी कुछ मराठा है, कुछ मुसलमान है, बिल्कुल, कुछ पठान भी है, कुछ पठान है, राजपूत। तो कैप्टन स्टॉटन, ये बहुत ही उनका जो रिकॉर्ड है युद्ध में, बहुत होशियार, बहुत बहादुर, बहुत चाणक्य, ऐसे वो शब्द भी मैंने नहीं उच्चारना चाहिए, लेकिन बहुत ब्रिलियंट और बहुत ही बहादुर किस्म के कैप्टन स्टॉटन थे। और उनकी जो रेजिमेंट थी, 2nd रेजिमेंट, 2nd बटालियन 1st रेजिमेंट, इसका भी रिकॉर्ड बहुत ही ऊंचा है। जो वो आज तक किसी भी युद्ध में जाते थे तो वो हारते नहीं थे, ये उनका रिकॉर्ड था। तो स्टॉटन पर ये जिम्मेदारी दी है कि आप तुरंत भीमा कोरेगांव निकलिए, पुणे निकलिए। तो स्टॉटन उनके 500 सैनिकों के साथ में, जिसमें ज्यादातर जो थे वो महार सैनिक थे, वो, और 2 ही उनके पास में तोहफे थी, और उनका कमांडिंग जो था वो चिशोलमा करके कैप्टन थे, ठीक है। तो उन पर वो पूरी जिम्मेदारी थी, जो उसमें शहीद भी हो गए। बहुत बुरी ढंग से चिशोलमा को उस युद्ध में मारा गया, और उनका कटा हुआ सर तलवार की नोक पर रख के पेशवा घूमे। तो अंग्रेजों ने उस समय कहा कि ये कितने क्रूर लोग हैं, इस ढंग से एक शहीद, जो सिपाही मर गया है, उसको इस ढंग से ये कर रहे हैं। जबकि बाजीराव पेशवे का जो सेनापति थे गोखले, उनका बेटा उस युद्ध में मरा, लेकिन उसका अपमान नहीं किया गया। आप देखिए, खुद गोखले पास में आए, बॉडी उठाए, और जो सैनिक लेके जाते हैं वो इज्जत से, इत्मीनान से लेके गए। इस ढंग से उनके बेटे के साथ में भी व्यवहार नहीं किया गया, ना ही गोखले के साथ में आगे चल के जो हुआ, बिल्कुल, तो उनका भी उस ढंग से अपमान नहीं किया गया। महार सैनिक जो थे वो तो इस ढंग से थे ही नहीं, वो क्रूरता नहीं थी उनमें। उनमें था अस्मिता के लिए लड़ना, और जिस ढंग से वड़ू बुद्रुक में संभाजी महाराज उनको ब्राह्मणी षड्यंत्र के तहत औरंगजेब ने पकड़ के उनका जो वध किया, उनके जो बॉडी के टुकड़े किए, और वो वड़ू बुद्रुक में
फेंक दिए मुठी नदी जो है और पूरे परिसर में, और कहा कि कोई भी अगर इन टुकड़ों को समेटने की कोशिश करेगा, इसका दाह संस्कार करेगा, क्योंकि दाह संस्कार होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंसान जब गुजर जाता है तो उनका दाह संस्कार अगर कोई करता है तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसका भी वैसे ही हाल किया जाएगा। तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन बड़े बुजुर्ग से एक गणपत पहलवान नाम से महार था, बहुत पर्सनालिटी थी, उसके भी पिताजी वो सैनिक में थे। तो वो लोग वो सामने आए, उन्होंने सारे, क्योंकि हमारे महाराजा है तो हम हमारे महाराजा का ये अपमान नहीं सहन करेंगे, उन्होंने सारे टुकड़े समेटे, उनको सिलाए, उनका दाह संस्कार किया, उनकी समाधि बनाई। उनकी समाधि आज भी वो महारपुरे में है। बिल्कुल, आप सिंदखेल राजा में चले जाओगे तो आप किसी भी घर में जाओगे, उनको अगर पता चलता है कि आप महार कम्युनिटी से, तो पता है आपको क्या बोलेंगे, या महाराज, बसा राजे, या राजे, ऐसे बोलते हैं। ये सम्मान है। अभी भी जीजाबाई के गांव आप चले जाओगे तो अगर उनको पता चला कि ये महार कम्युनिटी से, तो या राजे, बसा राजे, इस नामाभिधान के साथ में ही बोला जाता है, सम्मान किया जाता है। और मैं बहुत सालों पहले, मेरे ख्याल से 84-85 में मैं जब वड़बुद्रुक गया था, तो उसके साक्षी है भंते ज्ञान ज्योति। तो वो जो समाधि है, उस समाधि पर लिखा हुआ था संभाजी राजांची समाधी आणि गणपत गायकवाड़, इन्होंने वो गणपत महार ऐसा लिखा था। ये वो तभी उतना धूसर हो गया था, तो हम लोग तभी बोले कि ये बहुत जल्दी ये गायब भी हो जाने वाला है, ये दिखेगा भी नहीं। आपको पता है इस युद्ध में, जैसे फिर बाद में तो सारा संघर्ष आपको पता ही क्या हुआ, गणपत की समाधि को तहस नहस कर छतरी की तोड़ताड़ की गई। और फिर एक गलत इतिहास, क्योंकि वहां तो भी उस गांव में भी बहुत अल्पसंख्यक में महार कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन कभी भी उस ढंग का वातावरण नहीं था। ये वातावरण जो लोग करना चाहते हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, अब देखिए 2018 में 200 साल पूर्ण होने जा रहे थे, तो वो फंक्शन हम लोग तो कर सकते थे ना, हम लोग तो करते ही थे, लेकिन अचानक शासन ने बोला, महाराष्ट्र शासन ने, कि इस साल का फंक्शन गवर्नमेंट के तहत होगा, गवर्नमेंट ये फंक्शन अच्छा करेगा। और रातों रात जिसके लिए वहां का अतिक्रमण हटाने के लिए सालों से कवाड़े सर झगड़ रहे थे, वहां के बंसुड़ जी झगड़ रहे थे, तो वो अतिक्रमण इतने सालों में नहीं हटा। 2200 साल का दिवस भी आ गया तब भी नहीं हटा। और इन्होंने मैंने अपने मुख्यमंत्री फडणवीस रातों रात पहुंच के और अपने दूसरे उनके साथी, ये रातों रात पहुंच के वो अतिक्रमण रातों रात हटा गया, जो इतने सालों से लड़ाई करने के बावजूद हट नहीं रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि ये संघर्ष जो है इसको सैबोटाइज कर दो और एक भलता ही इतिहास सामने लाओ। जब उनको ये पता चला कि ये करना जरा ठीक नहीं है, उसी दरम्यान जो है ये जो एल्गार परिषद खरलान जी से लेती हुई यहाँ निकली, तो जिसके साक्षीदार विजय है, क्योंकि वो जो विवेक विचार मंच ने जो शोध समिति बैठा ली है, उसमें प्रमुखता से इनका भी नाम है। अब इनको पुलिस ने क्यों नहीं उठाई वो बात अलग है, लेकिन ये जो अंबेडकर आंदोलन को बदनाम करने का काम चल रहा है कि इसमें नक्सल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो खरलान जी से लेते हुए तो आज तक, लेकिन ऐसा नहीं है। अंबेडकर समाज खुद लड़ता है। ये जो महार जो बौद्ध हो गया है, क्योंकि लड़ने का उसका तो रग में ही है, तो लड़ता है, सिर्फ वो लोकतांत्रिक ढंग से लड़ता है, वो कानूनन ढंग से लड़ना चाहता है। तो उसकी एक लड़ने की एक तरीका है, वो बाबा साहब ने उनको बताया, उस ढंग से वो लड़ रहे हैं। उसमें कौन आ जाता है, कौन आरएसएस का घुस गया या कौन नक्सल घुस गया, ये उतना नहीं देखते, वो तो खुले मन से सबका स्वागत करते हैं, लेकिन उनका लड़ने का तरीका है, वो लोकतांत्रिक ढंग से ही अपना आंदोलन लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। वीरा जी, मैं आपके तरफ आऊंगा। जिस तरह से इतिहास का जिक्र हुआ कि हम जैसे इतिहास में देखते हैं कि शिवाजी महाराज को पेशवाओं ने खत्म कर दिया, उनका पूरा जो छत्र था वो खत्म कर दिया, संभाजी महाराज की इतनी दर्दनाक मौत ये पेशवाओं के वजह से हुई, ब्राह्मणों की वजह से हुई, और इतिहास को महारों के साथ जोड़ा जाता है, और इस लड़ाई को संभाजी की मृत्यु का बदला भी कहा जाता है। लेकिन उसके बाद इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि आरएसएस का जो एजेंडा रहा है इतिहास को बदलना, और बदले हुए इतिहास को जो उनके हित में इतिहास होगा।
असल में वो इतिहास नहीं होगा, वो इतिहास का जिसको वो कहते हैं ना पुनर्लेखन, वो पुनर्लेखन की प्रक्रिया का उनका एक षड्यंत्र है। अभी इस बार भी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जब एक आंदोलन शुरू किया था, हम लोग ये देख रहे थे कि 14 के बाद में जो सत्ता आई है आरएसएस की, मोदी उनका चेहरा है, तो उसके जो 4-5 साल का जो अनुभव रहा है, दर्दनाक अनुभव रहा है हम लोगों के लिए। दलितों पर अत्याचार बढ़ गए, मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गए, और एक हम लोगों ने उसे फैसिज्म ना कहते हुए हमने ये कहा कि ये नई पेशवाई है। और जो पुरानी पेशवाई थी वो तो सिद्धनाथ के नेतृत्व में, महारों के नेतृत्व में जो बहुजातीय सेना थी, जैसा कि संजू भाव ने भी कहा है कि उसमें राजपूत थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, मराठे भी थे। ये जो बहुजातीय सेना थी जिसका नेतृत्व महारों ने किया, क्योंकि महार बहुसंख्या में थे, और उनमें जो गुस्सा था, जैसा कि आत्मसम्मान की लड़ाई कहा है, वो गुस्सा तुरंत पैदा हुआ ऐसी बात नहीं थी। उस लड़ाई में भी वो बहुत, उससे भी कई साल पुराना, जैसा कि हम लोग देखेंगे कि मुक्ता सालवे के निबंध में उसने लिखा हुआ है कि हमारे सर कटाकर गुलटेकड़ी के मैदान में उसकी गेंद बनाकर ये लोग पोलो खेलते थे, जिसको हम लोग अभी साइकिल पोलो देखते हैं वैसे वो हॉर्स पोलो खेलते थे, और तलवार की बैट बनाकर हमारे साथ खेला जाता था। वो जो गुस्सा था कि इतना, मतलब इतना अपमानजनक खेल हमारी शरीर के साथ, हमारी जिंदगी के साथ जो होता आया था, उसका वो गुस्सा था। मैं ये समझता हूं, क्योंकि वो गुस्सा किस तरह से निकाला जाए कि जब तक पेशवाई को खत्म नहीं किया जाता तब तक हमारे जिंदगी को सम्मानजनक जिंदगी के रूप में हम लोग नहीं बदल सकते। और सम्मानजनक जिंदगी वो महारों के खून में है, महारों के खून में। बाबा साहब ने भी हमें वही सिखाया है कि आप किसी के घर की पूरन पोली मत खाइए, लेकिन अपने घर की चटनी रोटी में आप स्वाभिमान के साथ खाइए, यही हमको सिखाया है। तो जब फडणवीस ने कहा था 2017 में 18 तो 1 तारीख को, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले कहा था कि किसी संदर्भ में कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई ने मराठा शाही को खत्म किया। ये एक चेतावनी थी मराठाओं को महारों के खिलाफ। ये उनका षड्यंत्र था कि देखो, जब महार कहते हैं, दलित कहते हैं या बौद्ध कहते हैं कि हमने महारों ने पेशवाई खत्म की, तब आरएसएस ये नहीं कहती कि पेशवाई खत्म हुई, आरएसएस ये कहती है कि मराठा शाही खत्म किया है इन लोगों ने। तो हमें भी इस रूप से बचना चाहिए ताकि हम उनके जाल में ना फंसे। जब वो कहते हैं कि मराठा शाही खत्म हुई और हम कहते हैं कि महारों ने पेशवाई खत्म की, तब ये कहते देखो मराठो, इन्होंने खत्म किया है महारों ने तुम्हारी मराठा शाही। तो इस जाल में ना फंसते हुए, और दूसरी बात कि 2019 का जो चुनाव था, तो हमने ये देखा कि यही मौका है। बाबा साहब ने जाकर वहां पे हमको वो इतिहास से परिचित कराया भीमा कोरेगांव के। उसके पहले 27 के पहले कहां पर किसको परिचय था कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई क्या हुई, भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ क्या है, उस पर किसके ये है। और वो हमारे दिलों में ऐसा बस गया कि मेरा ये अनुभव रहा है कि मैं जब भी पुणे बस से गया तब एकदम अंधेरा, एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम, वहां पे अभी उजाला भी होना बाकी है, तो पता नहीं अचानक मेरी नींद भीमा कोरेगांव के पास ही खुलती थी और मैं देखता था कि अभी 5 मिनट के बाद में हमें विजय स्तंभ के दर्शन होंगे, और 2-3 मिनट के बाद में देखते तो विजय स्तंभ हमको दिख जाता था। मतलब वो हमारे दिल में, मतलब नींद में भी हमें पता है कि विजय स्तंभ की क्या गरिमा हमारे लिए है। और वो इतिहास हमारे लिए एक प्रेरणादायी इतिहास है उस लड़ाई का। यह ऐसा बहुत कम बार हुआ होगा कि 834 लोगों की लड़ाई टुकड़ी में 28,000 लोगों को हराने का एक जज्बा कहां से आया है। वो जज्बा खून में तो है ही, लेकिन उस जज्बा पेशवाओं के अत्याचारों ने लाया है। और ये जो अत्याचार 2017 में होना शुरू हो गया था, 14 के बाद तो शुरू हो गया था, ना उस पर कोई सुनवाई हो रही थी, ना पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करती थी। और जहां जब अत्याचार हुए, आप देखिए ट्रेंड कि जिन लोगों पर अत्याचार हुए उन्हीं के परिवार को, लोगों को आरोपी के रूप में जेल में डाल दिया। कई नितिन आगे का मामला हो चाहे और कोई मामला हो, जैसा खैरलंजी में भी हम लोगों ने देखा था, खैरलंजी में भी हम लोगों ने देखा था 2006 में कि उन्हीं लोगों को जेल में अरेस्ट किया जो उसके परिवार के लोग थे, और समाचार पत्रों के माध्यम से एक बदनामी का एक कैंपेन चलाया। हम लोगों ने देखा कवलेवाड़ा में खोबरागढ़ जब जले, उन्होंने 2 बार मजिस्ट्रेट को अपना स्टेटमेंट दिया, 2 आरोपियों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन जेल में किसको डाला तो उसकी बीबी को डाला, यह कहकर कि इसकी बीबी के नाजायज संबंध थे पर उसके साथी के साथ में, उसके
पड़ोसी के साथ में, इसलिए उसको जेल में डाला। 3-3.5 महीने के बाद उसको जेल से छुड़ाना पड़ा। हमारे कई सारे वकील उस काम में लग गए थे। तो हम लोगों ने ये देखा है कि अत्याचार की एक नई तरीके की एक अवधारणा इन्होंने गढ़ ली है आरएसएस ने, कि जो लोग इनके खिलाफ लड़ेंगे उनको तो पहले जो आरोपी है परिवार के उनको जेल में डाल दो, और अगर इनके समर्थन में कोई आता है तो ये एक ऐसा छोड़ो कि इस आंदोलन में नक्सलवादी घुस गए। प्रकाशनाथ पाटनकर जी जुड़े हैं। प्रकाशनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भीमा कोरेगांव पर ये चर्चा चल रही है कि भीमा कोरेगांव में जिस तरह से हमारे महार सैनिकों ने, जिनके साथ अंग्रेज भी थे, पठान भी थे, राजपूत थे, उन्होंने पेशवाई को गाड़ दिया। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ऐसा है सर, मैं तो कोई नेता नहीं या वक्ता नहीं, मैं अपने गायन शैली से समाज प्रबोधन करता रहता हूँ जी। और जो भी टूटा फूटा लिखता हूँ, समाज का मार्गदर्शन करता हूँ गाने के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को आज गाने के माध्यम से और शेर व शायरी के माध्यम से ही कुछ अपनी दिल की बातें बयान कर सकता हूँ। बिल्कुल। 2018 में जब 200 साल पूरे हुए, 200 साल पूरे होने का जश्न मनाने के वास्ते तमाम भीम अनुयायी वहाँ लाखों की तादाद में जमने वाले हैं। ये बात जब समाज कंटकों को मालूम पड़ी तो वहाँ पर उन्होंने एक दंगा भड़काया, पत्थरबाजी की। वहाँ पर जो अभिवादन करने के लिए लोग आए उनको क्षति पहुंचाई। ये सारी बातें, उस रोज मेरा प्रोग्राम मूर्तिजापुर में था 1 जनवरी 2018 को। अब मैं तो शायर हूं, किताबों में बिखर जाता हूं। तो वो मंजर जब मैंने टीवी पर भी देखा तो वहां एक हिंदू संगठन का एक शख्स बयानबाजी कर रहा था, कह रहा था कि ये महार जात अंग्रेजों का विजय उत्सव मनाने के लिए यहां जमा होती है, ये देशद्रोही है। देशद्रोही। अभी उस मूर्ख आदमी को क्या मालूम, जिसको इतिहास का पता नहीं वही ऐसी बात कर सकता है। इसलिए मैंने उस मूर्ख आदमी को इतिहास बताने के वास्ते एक गाना लिखा। उसके पहले चंद अशआर पेश करना चाहूंगा जी कि ये जो जातिवाद फैलाने की बात करते हैं, दलितों पर जुल्म करते, अत्याचार करते हैं, मैं तो समझता हूं कि 1818 में जो हुआ तब से लेकर ये क्रांति चली आ रही है। जुल्म अत्याचार अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अत्याचार के खिलाफ मैंने उनको याद दिलाने के लिए कहा कि हमने अब तक वो कोरेगांव के औजार संभाले रखे हैं। क्या बात। हमने अब तक वो कोरेगांव के औजार संभाले रखे हैं। ये ना समझो वो हमने इधर उधर डाले रखे हैं। क्या बात। राज घटना में मनुस्मृति का सपना देखने वालों, तुम्हारे वास्ते हमने सुलगती मशाले रखे हैं। वाह वाह, क्या बात है। राज घटना में मनुस्मृति का सपना देखने वालों, तुम्हारे वास्ते हमने सुलगती मशाले रखे हैं। अरे मैं कल का दलित नहीं हूं। क्या बात। मैं वो कल का दलित नहीं हूं जो मनु ने पांव तले दबाया था। मैं वो कल का दलित नहीं हूं जो मनु ने पांव तले दबाया था। मैं वो हूं जिसे भीम ने आकर जगाया था। याद करो वो दिन है मनु को मानने वालों, जब सरेआम भीम ने मनुस्मृति जलाया था। क्या बात है। याद करो वो दिन ऐ मनु को मानने वालों, जब सरेआम भीम ने मनुस्मृति जलाया था। अरे अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है। वो विजय स्तंभ उन शहीदों के सम्मान में जो अंग्रेजों ने वहां पर बनाया है, ताकि ये यादगार रहे, दुनिया देखती रहे कि महारों का शौर्य क्या था और महार जमात क्या थी, ये अंग्रेजों ने दिखाया। तो अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है
क्योंकि महारों ने पेशवाई को जिंदा गड़ाया है। क्या बात है। महारों ने पेशवाई को जिंदा गड़ाया है। अरे इन सवर्णों ने महारों का सदा अपमान किया है, पर उसी महार ने भारत को संविधान दिया है। क्या वाह वाह। उसी महार ने भारत को सम्मान दिया है। तो दोस्तों, जब टीवी पर वो हिंदू संगठन का आदमी हमें देशद्रोही कह रहा था, तो उसको इतिहास बताने के वास्ते मैंने एक गाना लिखा है। महारों ने क्या दम दिखाया, महारों ने क्या दम दिखाया, इतिहास पढ़कर देखो ना, इतिहास पढ़कर देखो ना। वो पेशवाओं के सर काट कर दिखाए वो जौहर उन्हें छाट कर, भीमा कोरेगांव गवाह है, भीमा कोरेगांव गवाह है, आओ तुम चलकर देखो ना, वाह वाह। आओ तुम चलकर देखो ना। पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग 1818 का वो साल था। पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग 1818 का वो साल था। मुकाबिल में महारों का फौजी दल अंग्रेजों के वास्ते ढाल था। 200 बरस बीते यारों, 200 बरस बीते यारों, तारीख पलट कर देखो ना, तारीख पलट कर देखो ना। भीमा नदी तट पे खूब लड़े डट के, लड़वैयों में जज्बा था बरकरार। भीमा नदी तट पे खूब लड़े डट के, लड़वैयों में जज्बा था बरकरार। ये 500 थे वो 25,000, भीमा नदी तट पे खूब लड़े डट के, लड़वैयों में जज्बा था बरकरार। ये 500 थे वो 25,000, फिर भी ना पीछे हटे मेरे यार। वीरों की वीर गाथा आओ तुम सुनकर देखो ना, आओ तुम सुनकर देखो ना। एक बात खास तौर पे कहना चाहूंगा कि मेरी नजर में आज तक कोरेगांव के विषय पर कई शायरों ने गाना लिखा, कई गायकों ने भी गाया, मगर महारों का ही जिक्र किया गया। लेकिन मैं जब उस मानवंदना करने के लिए विजय स्तंभ के पास गया था, तो मैंने पढ़ा वहां 23 लोगों के नाम है जो शहीद हुए थे। ऐसे शहीद जाबाज लोग 23 थे, जिसमें से 21 महार और 2 मुसलमान थे। तो मैं उस मुसलमान भाई का शुक्रिया अदा करने के वास्ते चंद अल्फाज उनके सम्मान में मैंने लिखे हैं। बिल्कुल। 21 महारों ने 2 मुसलमानों ने प्राणों का बलिदान अपने दिया। 21 महारों ने 2 मुसलमानों ने प्राणों का बलिदान अपने दिया। सम्मान में उनके अंग्रेजों ने विजयी स्तंभ है अर्पण किया। वो विजयी स्तंभ खड़ा है, वो विजयी स्तंभ खड़ा है, सर वो उठाकर देखो ना, सर वो उठाकर देखो ना। विजयी स्तंभ खड़ा है, सर वो उठाकर देखो ना, सर वो उठाकर देखो ना। कि महार जमात क्या है
वो भी मेरे पिताजी ने बताने की कोशिश की, इसलिए नागोराव की जगह उन्होंने नागनाथ कहा, जैसे सिद्धनाथ, हकनाथ, रायनाक, हकनाक, रायनाथ, गणनाक। तो उन्होंने नागनाथ अपने गाने में लिखना शुरू किया। इसलिए उनके जाने के बाद मैंने वो चलन, वो परंपरा बरकरार रखने के वास्ते मैं नागनाथ का मक्ता हमेशा मेरे गाने में लिखा करता हूं। तो मैंने इस तरह लिखा है, वो शूरवीरों को शेरे नरों को हम करते हैं देखो अब लाखों सलाम। वो शूरवीरों को शेरे नरों को हम करते हैं देखो अब लाखों सलाम। देखा नहीं है किसी ने कभी ऐसा कहीं पर भी कत्लेआम। है नागनाथ का दावा, है नागनाथ का दावा, दुनिया ये घूमकर देखो ना, दुनिया ये घूमकर देखो ना। प्रकरनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। दादा मैं आपके तरफ आऊंगा। दादा। नाग इस शब्द का जो है जिक्र हो रहा है, नाग, नाग, ये हम जो नागवंशी है, क्या इससे कोई इसका संबंध है? और जब हम स्तंभ पर देखते हैं तो गणनाक, रायनाक, नागनाथ ये शब्द हमें दिखता है। सिद्धनाग भी उसी शब्द से जुड़ता है। तो ये ऐतिहासिक संदर्भ क्या है नाग और हमारे इस नागवंश के बीच में? एक अलेक्जेंडर रॉबिन्सन की एक किताब जी। है, मार्कफोक करके, वो जरूर हम लोगों ने पढ़ लेनी चाहिए। और नाग जो है, ये जो महार लोग हैं जी उनके नाम के आगे नाग लिखा जाता है, इसलिए आपको उस स्तंभ पर भी आपको दिखेंगे नाग। बिल्कुल ठीक है। और उसका ही जो बाद में नाथ संप्रदाय बना, तो जो नाग संप्रदाय के लोग थे, नागवंश के लोग थे, उन्हीं का नाथ संप्रदाय बना। तो वही परंपरा है, क्योंकि नाथ संप्रदाय जो है, जो कबीरपंथी से एकदम जुड़ा हुआ नजदीक का संप्रदाय है। तो ये नाथ जो संप्रदाय है, ये नाग वंशियों का ही संप्रदाय है। और ये सारे जो लोग हैं, चाहे नाथ संप्रदाय हो, नाग संप्रदाय, कबीर संप्रदाय हो, ये सारे के सारे बुद्धा के कट्टर अनुयायी रहे। तो जो बुद्ध के कट्टर अनुयायी रही है, प्रथम अनुयायी रहे हैं, वो नाग लोग, उनका नाम जो है बाद में ये निकलते गया है, नाम पीछे का नाग हटाना बिल्कुल हो गया। लेकिन क्रांति स्तंभ पर, विजय स्तंभ पर, जिसको महार स्तंभ भी कहा गया काफी सालों तक, और 1944 में उसको डामर भी लगा के रखा गया था, तो सारे नाम सब छिप गए, वो तो दिखता नहीं था। जैसे आज इन्होंने 46 के बाद में, आजादी के बाद में जो जंग हुई, उसमें जो लोग शहीद हुए हैं, तो उनके भी नाम की एक पार्टी वहां लगा दी है, जो निकालना चाहिए, क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं है, 1818 के जंग से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो षड्यंत्र इसके पीछे चल रहा है। और आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहता हूं कि 2014 तक, उसके पहले 13 तक मिलिट्री के लोग आके उस स्तंभ को सलामी देते थे। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ था? 86 से, क्योंकि जब बाबा साहब 1927 में वहां गए 1 जनवरी को, तो वहां तब तक वहां सलामी अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी, जो बाद में रुक गई। जैसा मिलिट्री में इनको लेना बंद हो गया, तब से वो रुक भी गई थी। ठीक है, वो सलामी देना। और बाद में ये फिर से सलामी देना, जब ब्रिगेडियर वैद्य थे 86 में, तो उन्होंने वो प्रथा फिर से शुरू की, क्योंकि जब मास्टर चौहान जो थे, जो पाना राजभोज के साथी भी थे, तो ये दोनों को पुणे में किसी सत्याग्रह की वजह से अरेस्ट किया गया था। तो ये वहां जाके आए थे, और वो सब जो उसके पहले जो डामर वगैरह सब, उस स्तंभ को महार स्तंभ बोल के वो सब छिपाया गया था, तो उसको फिर क्लीन करने की जिम्मेदारी मास्टर चौहान ये शरद पवार को वहां लेके गए, और वो सब बताया, वो सब बातें हटाई गई। और फिर इन्होंने एक निवेदन दिया कि भारत सरकार को कि वहां सलामी दी जानी चाहिए। तो 1986 से सलामी का सिलसिला चल रहा था 2013 तक। 14 में जैसा ये शासन आ गया मोदी जी का, तो इन्होंने वो फिर से बंद कर दिया सलामी देना। हम लोग तो जाते ही हैं, जो 27 से बाबा साहब ने वहां जाके बजाय, तब से लोग जाते हैं और सलामी का काम करते हैं। बिल्कुल समाज पूरा जाता है।
लेकिन शासन कैसे बीच बीच में खेल खेल रहा है, उसने कैसा रोक दिया। तो हम लोग की तो ये मांग है कि वो हटाया जाए। और जैसा ये लोग कहते हैं, जैसा फडणवीस ने कहा था कि ये मराठों का पराजय है। मराठे कौन है भैया? कोई आज भी कोई जात नहीं है। वो कास्ट की लिस्ट में पढ़ लो बोलना फडणवीस को, जो गुमराह कर रहे हैं मराठों को। मराठे तो शिवाजी के मावड़े थे सब, जिनको मराठा कहा जाता था। उसमें प्रमुखता से महार भी है, सारी जातियां है उसमें, वो सिर्फ कोई कुणबी नहीं है उसमें। ये जो आज कुणबी अपने को कुछ हटा के मराठा बोलना चाह रहे हैं, वो दरअसल कुणबी ही है जो कह रहे हैं। मराठा तो हम सब लोग हैं। वो जितने भी लोग वहाँ स्तंभ पर नाम है ना, वो शिवाजी महाराज के मराठा ही है। जितने भी आप नाक नाम से जब देख रहे हो और जो मराठाओं के नाम भी देख रहे हो, वो सारे के सारे मावड़ी ही हैं शिवाजी महाराज के। तो ये जो शब्दों का खिलवाड़ करके, शब्दों को बदला के, इतिहास को जैसा पुनर्लेखन, इन लोग को बहुत आदत है कि उसका पुनर्परीक्षण करो, ये इनकी आदत है। तो पुनर्परीक्षण में फिर कुछ भी कर सकते हैं। ये तो संविधान का पुनर्परीक्षण करके उसमें मनुस्मृति घुसाड़ने का पूरा काम कर दिया इन्होंने। तो ये तो उनको बहुत, इसमें वो मास्टर ही है। तो ये जो लड़ाई हजारों साल से बाबा साहब ने कहा कि परिवर्तनवादी और सनातनवादी, इनके बीच में ये संघर्ष चलता ही रहेगा। और ये जो भीमा कोरेगांव को लेके जो अभी इतिहास को ध्वंस करने का काम चल रहा है, इतिहास को सैबोटाइज करने का काम चल रहा है, महारों को बदनाम करने का, उनको अर्बन नक्सल ही सब बताने का है। उनको दंगा बिंगा से कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हो क्या कोई दंगे के बारे में बात कर रहा है? इन लोगों ने बौद्ध समाज के युवकों पर 54,000 युवकों पर केसेस लगाई। और क्या केसेस है? उनको भविष्य में कोई लोन नहीं मिल सकता, उनको भविष्य में कोई नौकरी मिल नहीं सकती। आपने 54,000 बौद्धों युवकों के जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया। उनके केसेस वापस नहीं ली। और जिन लोगों ने दंगा किया मराठे नाम से, उन लोगों की केसेस वापस ले ली सब। और एक बवंडर खड़ा कर दिया गया पूरे देश में कि भीमा कोरेगांव से जोड़ दो, अर्बन नक्सल नाम से जोड़ दो और पूरा इस आंदोलन का ही बदनाम करो। उनको उस दंगे से वो क्या हो गया, कौन है एक बोटे के बारे में कोई बोलते हुए दिखता है अभी? वो संभाजी भिड़े, कुलकर्णी, मनोहर, उसके बारे में कोई बोलते हुए दिखता है अभी कोई? उनके केसेस तुरंत, उनको तो तुरंत बेल दे दिए एक बोटे को। संभाजी भिड़े को तो अरेस्ट तक के नहीं किए। उसके समर्थन में फडणवीस से लेते हुए सारे खड़े हो गए, क्योंकि उनके साथ में तो उनकी पूरी षड्यंत्र की जो कुछ काम चला, उनकी बैठक है, उनकी फोटोज है, ये सारा प्रूफ से सामने। बावजूद इसके ये इन लोगों को नजरअंदाज करती है। आज एक बोटे को, वो मनोहर को, भिड़े को, उनसे ध्यान हटाया गया और अर्बन नक्सल ये बता के देश में से कुछ लोगों को जो गलत ढंग से, ठीक है आपको लगता है कोई नक्सल, आपकी इसमें कानून है, आप उस जिस ढंग से करा जा रहा है उसमें भीमा कोरेगांव जोड़ा जा रहा है, ये मात्र गलत है। बिल्कुल। वीरा जी, इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। उस तारीख में 31 दिसंबर में शायद आप भी पुणे में मौजूद थे, मैं भी खुद पुणे में उस एल्गार परिषद में भी मौजूद था। उसके बाद 1 तारीख को सुबह 6:30 बजे से हम वहाँ से सीधा प्रसारण कर रहे थे। और ये जो पत्थरबाजी हुई तब 2018 के उस घटना को हमने वहाँ से लाइव भी दिखाया। आप बाकायदा उसके वीडियो हमने सरकार को भी दिए, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल से कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमेटियाँ बनी, उनको भी हमने प्रोवाइड किए। मगर उसके बाद जैसे दादा ने कहा कि एक बोटे जो है वो बाहर है, मनोहर कुलकर्णी जो भिड़े नाम से काम कर रहा है, उसे अरेस्ट तक नहीं किया गया। लेकिन हमारे हजारों कार्यकर्ता वेल नोन, ऐसा नहीं कि जो जिनके नाम लोगों को नहीं पता, ऐसे कई नाम है, गल्डिंग रहे या बहुत सारे नाम हैं, उनको अंदर रखा गया है। और वो न्यायिक प्रणाली में भी हम देख रहे हैं कि हमें जिस तरह से न्याय पर भरोसा है, इसके बारे में क्या कहेंगे न्याय प्रणाली के बारे में? देखिए, मैं थोड़ा सा दंगे के बारे में थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें छूट गई है। संजय बाबू ने बताने की कोशिश की लेकिन छूट गई है। देखिए कि हम लोगों ने पहले ये तय किया था कि 1 दिसंबर को हम लोग भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद लेंगे। औरंगाबाद की मीटिंग में ये तय हुआ। उसके बाद किसी ने जानकारी दी उसी मीटिंग में कि नहीं, सरकार ने भी कहा है कि नहीं, हम लोग तो 1 तारीख को वहाँ पे सरकारी कार्यक्रम करने वाले हैं, तो उसमें राजकुमार बडोले जी, रामदास आठवले, ये सब लोग वहाँ रहेंगे। तब हमने तुरंत डिसीजन बदल दिया कि हम लोग 31 दिसंबर को ही हम लोग भीमा कोरेगांव की जगह हम पुणे के शनिवार वाड़ा में, जहाँ से पेशवाई का राज चलता था, वो शनिवार वाड़ा में 1 तारीख
के पहले 31 दिसंबर को हम लोग एल्गार परिषद लेंगे और फिर वहां से हम लोग भीमा कोरेगांव के उस विजय स्तंभ को सलामी देने के लिए जाए। यह तय हुआ और इसी निर्णय के आधार पर चलो भाई सरकार अगर कार्यक्रम लेती है तो क्यों दूसरा कार्यक्रम वहां रखे, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, हमारे पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाएगी कि फडणवीस बोल रहा है वो सही है या एल्गार परिषद वाले बोल रहे हैं वो सही है। क्योंकि एल्गार परिषद में आपने देखा होगा, आप खुद वहां पर थे कि उसका जो मार्गदर्शन और नेतृत्व करने वाले थे वो जस्टिस पीबी सावंत, और जस्टिस पीबी सावंत ने बहुत पहले कह दिया था कि विजय स्तंभ को सलामी देने की जिम्मेदारी केवल बाहरों की नहीं है या केवल बौद्धों की नहीं है, ये मराठों के लिए भी उतनी ही प्रेरणा का स्थल है। क्यों कि वहां पर 18 मराठों के भी नाम है उस विजय स्तंभ पे, 8 राजपूतों के भी नाम है, 2 मुसलमानों के भी है, 2 क्रिश्चियनों के भी है। तो पूरी जो जैसी वो बहुजातीय सेना थी वैसे संपूर्ण समाज ने उस विजय स्तंभ को सलामी देने जाना चाहिए, और उन्हीं की अध्यक्षता में हम लोगों ने वो एल्गार परिषद का आयोजन किया था। आपको पता है कि उसमें साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर सब लोग, कई साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सब जगह से हम लोगों ने बुलाए थे, और हर जाति धर्म से भी एक नुमाइंदा हमने बुलाया था कि जिसमें रोहित वेमुला की माँ भी थी जी, वो उनके हाथ से हम लोगों ने उद्घाटन भी किया था। उधर से भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे विनय रतन सिंह जी वो भी थे, आदिवासियों की सोनी सोरी थी, कई लोग थे। और उसके पहले आपने देखा होगा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने निवेदन दिया उस पुलिस स्टेशन को कि परमिशन कैंसिल की जाए चिनवारवाड़ा की, वो जगह इनको नहीं मिलना चाहिए, और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी डेपुटेशन दिया कि इन्हें वो कार्यक्रम लेने से रोका जाए। लेकिन एक तरफ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ खड़ा हुआ और दूसरी तरफ संभाजी ब्रिगेड खड़ी हुई, हम लोग कुछ नहीं बोले। भीमा कोरेगांव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान के जितने भी संगठन थे, लेकिन सबसे बड़ा संगठन जो था पुणे में वो था भीमा, ये अपना संभाजी ब्रिगेड। संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष ने खड़े होकर कहा कि ऐसा कैसा नहीं लेने देंगे हम लोगों को, हम देख लेंगे चलो। और उनकी ही अगुवाई में, उनकी मजबूत संगठन के बल पर वो भीमा कोरेगांव का एल्गार परिषद हम लोगों ने वहां लिया। अब वहां पे हुआ सब लाइट टेलीकास्ट हो रहा था, पुलिस भी उसको ये कर रही थी। सबसे बड़ी चीज अगर अखर गई है सरकार को, उसको आखिरी में जो शपथ ली गई और दी गई 10,000 लोगों को, शपथ क्या दी गई? शपथ ये दी गई कि किसी भी संकट का सामना करके हम इस संविधान को और यहाँ के लोकतंत्र को बचाएंगे। और उसके आगे एक लाइन जोड़ दी थी कि किसी भी संकट की घड़ी में भी हम लोग आरएसएस की बीजेपी को वोटिंग नहीं करें, ये शपथ दी थी। अब सवाल यह है कि जो संगठन संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करने की शपथ ले रहा है वो कैसे देशद्रोही और नक्सलवादी हो गया? जो लोग वहां पे कभी थे ही नहीं, कभी उनका पता ही नहीं। अभी स्टेन स्वामी, फादर स्टेन स्वामी का नाम अभी हम लोग सुनने लगे हैं, गौतम नवलखा का नाम अभी लोग सुनने लगे। इनको तो पता ही नहीं कि भीमा कोरेगांव कहाँ है। ये तो हमको पता था, और हम लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया था उनको पता था। अगर भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद के कारण अगर दंगा भड़का होता तो वो तो पुणे में ही भड़कना चाहिए था, वहां से भीमा कोरेगांव में दूसरे दिन कैसे भड़कता? लेकिन उसके बाद में, दंगा भड़कने के बाद में, कोल्हापुर के जो रेंज के जो डीआईजी थे विश्वास नांगरे पाटिल, उन्होंने पुणे के कुछ लोगों को ये कहा, जिसमें हमारे उपमहापौर भी थे, आठवले साहब के पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो जहाँ पे उपमहापौर है पुणे में, वो लोग भी थे। 10 लोगों की कमेटी बनाई, 10 लोगों की कमेटी बनाई गई। 10 लोगों की कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में ये सब चीजें आई कि ये तो 1 महीना पहले से तैयारी चल रही थी, 1 महीना पहले से तैयारी चल रही थी, क्योंकि 3 दिन पहले ही ये कोशिश की गई थी। वहां पे 28 तारीख को ही वहां पे बड़ू बुद्रुक में और वो लगा दिया गया था, शिकरापुर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, इसलिए कि लोग नहीं आ जा सके, कम्युनिकेशन नहीं रहे। और कई सारी ऐसी बातें आपको दिखेगी कि जब संभाजी भिड़े को तो हाथ नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो एक अलग चीज है। संभाजी भिड़े के साथ तो मोदी के भी फोटो है, ये अपने फडणवीस के भी फोटो है, उद्धव ठाकरे के भी फोटो है, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के भी फोटो, जो एक्स सीएम रहे ऐसे लोगों के भी फोटो है। तो उनको तो हाथ नहीं लगा सकते थे। मिलिंद एकबोटे उनके लिए एक आसान बकरा था, ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा किया जाए, क्योंकि 2 और 3 तारीख को बंद हो गया था महाराष्ट्र उत्स्फूर्त रूप से। किसी नेता ने बोला कि हम 3 तारीख को बंद करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी कहते तभी महाराष्ट्र बंद होना ही था, क्योंकि ये तो कौम ही ऐसी है अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली। तो आप देखेंगे कि उसमें मुख्यमंत्री फडणवीस ने हाउस में क्या बोला है,
उसमें अगर आप वो रिकॉर्ड देखेंगे उस दिन का, तो उन्होंने ये कहा है कि असली कल्प्रिट जो है, आरोपी जो है वो मिलिंद एकबोटे है और हमने उसको अरेस्ट करके रखा है। जब मिलिंद एकबोटे को जमानत मांगने के लिए जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में, तब पुलिस ने एक हलफनामा दायर किया कि नहीं, यही असली आरोपी है और इसने इसी तारीख को वहां पे इसी गांव में जाके मीटिंग लिया था, लोगों को इकट्ठा किया था, लोगों को ये आह्वान किया था हमला करने का। जब वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी पुलिस ने वही हलफनामा दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट में गया तब सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया कि यही मुख्य आरोपी है। अब उस पर चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई 2 साल में, सवाल तो ये भी पूछना चाहिए। ये अभी संयुक्त आघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बहुत धर्मनिरपेक्ष है, सुन रहे हम लोग, अगर सचमुच धर्मनिरपेक्ष है, और वो तो आरएसएस की सरकार ही थी, लेकिन ये क्यों नहीं कर रही, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया आज तक? कम से कम मिलिंद एकबोटे पर करना चाहिए था। लेकिन जिनका किसी के साथ कोई संबंध नहीं इस भीमा कोरेगांव के साथ में, भाई हम आयोजक थे, सुधीर ढोले आयोजक थे, शोमा सेन पब्लिक में मेरे पत्नी के साथ बैठी हुई थी पब्लिक में, हम 3 लोग, महेश राउत का कोई लेन देन नहीं है, सुरेंद्र गढ़ली का कोई लेन देन नहीं, उस दिन तो कोलकाता में उसका तारीख था, तो वो वहां पे आर्ग्यूमेंट कर रहा था। ये सब आप देखेंगे, जो लोग सरकार की नीतियों का एकदम ताकत के साथ विरोध करते हैं उनको इसके साथ में जोड़ा जाता है। बिल्कुल। और ये भी एक सवाल था बातचीत में हमारे कि वीरा साथीदार तो खैरलानी से लेकर गए थे रैली, भाई हम तो जगह जगह रुके, हम लोगों ने तो अमरावती में भी एल्गार परिषद का आयोजन किया, फिर हम लोगों ने वहाँ मुक्काम किया, फिर हम लोग उसके आगे गए, मेहकर में गए, क्योंकि हम लोगों को पब्लिक को भीमा कोरेगांव क्या है, 200 साल पूरे करने का एक जो मौका है, तो हमें किस रूप से इससे प्रेरणा लेना है। उन लोगों ने जो पेशवाई खत्म की थी, हमारे बाप दादाओं ने, वो अभी नए रूप में देश में घूम रही है। अभी नए पेशवाई को खत्म करना है, और 19 का चुनाव अपने सामने खड़ा है, अपने पास में 2 साल बाकी है, अभी 2 साल में तैयारी करेंगे। बराबर आरएसएस ने उसको समझ लिया कि ये क्या करना चाह रहे हैं। अगर इसको अभी अंकुरित होने से पहले अगर इसको खत्म नहीं किया तो ये देश में जाएगा, क्योंकि उस समय पूरे देश से वक्ता लोग आए थे, मुसलमान भी थे, आदिवासी भी थे, दलित भी थे। तो अभी एक आर्टिकल लिखा है मुशर्रफ साहब ने, जो आईजी थे, भीमा कोरेगांव का केस समझ लेना चाहिए, क्या है ये चीज। तो जैसे उन्होंने खूब किल कर लिखा, उसी आधार पे उन्होंने वैसे ही विश्लेषण करते हुए ये लिखा है। तो हमें यह चीज समझ लेना चाहिए कि एक षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है। जैसे संजू भाव ने जिक्र किया था कि संभाजी महाराज की समाधि उस महार के आंगन में क्यों होता है, उसके लिए एक अलग इतिहास रचा गया कि वहां के जो शिंपी समाज के लोग हैं उन्होंने दाह संस्कार किया, महार उन्हें नहीं किया। एक ये अभी मुझे डर ये लग रहा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के खिलाफ में एक वातावरण बनाया गया कि ये मुगलों का स्मृति के रूप में मस्जिद है, मुगलों की, क्योंकि बाबर पहला मुगल था, तो इसलिए उसको तोड़ा जाए। उसी तरह ये दलित लोग वहां जाकर अंग्रेजों का गुणगान करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा बना उनके विजय को सलामी देते हैं, तो यह अंग्रेजों का जो स्तंभ है वो रहना नहीं चाहिए। यह भी एक खतरनाक ट्रेंड आज नहीं कल हो सकता है कि उन्होंने अपना एक साल तय कर लिया हो, और ये बहुत वही बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए तो 46 से शुरू किया था उन लोगों ने वो कैंपेन, तब जाके वो 92 में तोड़ा है उन लोगों ने। तो वो बहुत, हमारा जो दुश्मन है वो बहुत समझदार है, बहुत प्लानिंग के साथ काम करता है। सरकार किसी की भी रहे, ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशियरी में आरएसएस के पूरे लोग बिठा दिए गए। जो भी आप जाएंगे आपको जमानत नहीं मिलेगी। अर्नब गोस्वामी को मिल जाए लेकिन लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये आप देखिए कि जुडिशियरी में और पुलिस में और मीडिया में ये 3 जो चीज है, खास करके जो लोकतंत्र के जो स्तंभ है, वो 3 स्तंभ तो उनके पास में है, और विधायक का भी आधे लोग उन्हीं के हैं, भले वो कांग्रेस में रहते होंगे या और किसी के होंगे, लेकिन विचारधारा तो वही काम कर रही है। तो हमें देखिए कि हमें भीमा कोरेगांव को इसलिए याद करना है कि हमें ऐसे बलाढ्य शत्रु से, वो जो पेशवा थे उससे भी कई गुना बड़े पेशवा है ये लोग, इनसे भी हमें निपटना है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम लोग भीमा कोरेगांव का दिन मनाते हैं, हमारे दिमाग में और दिल में ये होना चाहिए कि भीमा कोरेगांव ने सबक दिया है। भीमा कोरेगांव ने, हमने एक स्लोगन दिया था उसमें, सबक दिया है भीमा कोरेगांव ने, नई पेशवाई दफना दो कब्रिस्तान। तो ये स्लोगन आज भी हम लोग लेकर चल रहे हैं, और इसी 17 तारीख को भी हम लोग उसी जगह भी हम लोग एल्गार परिषद लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। प्रकाश नाथ जी, आपके तरफ आऊंगा कि ये सब सिलसिला चला कि आज से
202 साल पहले ये लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद में हमारे वीर सैनिकों ने पेशवाई को गाड़ दिया। नए तरीके से अब पेशवाई हम देखते हैं, लोकतांत्रिक भारत में हम नई पेशवाई देख रहे हैं, विधायिका से पेशवाई देख रहे हैं। जैसे कि वीरा जी ने जिक्र किया है कि ना ही पुलिस हमारी है, ना न्यायपालिका हमारी है। तो ऐसे दौर में आप क्या कहेंगे, किस तरह की लड़ाई आगे जारी रखनी चाहिए? नहीं, अभी सर ने कहा, वीरा सर ने, कि जैसा भी ये नई पेशवाई उफान पर है, तो भीम क्रांति अभी खत्म नहीं हुई। नए पीढ़ी ने जागरूक होना चाहिए कि वो पेशवाई को तो हमने जिंदा गड़ा दिया। आज जो नई पेशवाई आई है, ये नई पेशवाई को खत्म करने के वास्ते हमने आगे बढ़ना चाहिए, हमारे नौजवान लड़कों ने आगे बढ़ना चाहिए। इस पे मैंने एक मराठी गाना लिखा है, अभी ताज़ा लिखा है, 2 या 3 दिन हुए गाना लिखने के लिए, कि ये जो नई पेशवाई आई है इसे ख़त्म करने के वास्ते मैंने नया जोश नए लड़कों के लिए कहा है। और जो हमें महार कह के चिढ़ाते हैं, यानी महार ये शब्द मैंने जानबूझ के गानों में लाना शुरू किया है कि महार ये नाम इन्होंने इतना नीचे स्तर पर लाकर रख दिया। इनको बताना है हमको कि हम महार क्या है, हम नागवंशी है, हम लड़वैयों की औलाद है। हमको जो आप इतना नीचे स्तर पर समझते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का जिक्र इन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद के बारे में कहा इन्होंने, राम मंदिर का झगड़ा है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा बरसों चला है। तो मैंने लोगों से कहा कि ना हिंदू का ना इस्लाम का, ना राम रहीम और श्याम का, ना हिंदू का ना इस्लाम का, ना राम रहीम और श्याम का, इस देश का 7/12 है सम्राट अशोक के नाम का। ना हिंदू का ना इस्लाम का, ना राम रहीम और श्याम का, इस देश का 7/12 है सम्राट अशोक के नाम का। फिर किसकी काशी, किसकी मथुरा, किसके चारों धाम है, इतिहास का पन्ना पलट के देखो सब सम्राट अशोक के नाम। इतिहास का पन्ना पलट के देखो सब सम्राट अशोक के नाम है। इतिहास के पन्ने पन्ने पर हर सवाल का जवाब हाजिर है। इतिहास के पन्ने पन्ने पर हर सवाल का जवाब हाजिर है। अरे जिसे तुम हिंदुस्तान कहते हो वो तो सम्राट अशोक की जागीर है। वाह, कि नई पेशवाई के लिए मैंने मराठी में एक गाना कहा है, मराठी चलेगी ना? बिल्कुल। हे महाराज आहे रक्त रक्त, हे महाराज आहे रक्त, हे महाराज आहे रक्त रक्त, हे महाराज आहे रक्त, हे चेतावणी आहे त्यांना। नका समजू आम्हाला भ्याड भ्याड, तो आठवा आमचा काळ काळ, रणी पाळले आम्ही धाड धाड, ते करून पेशवी पस्त पस्त, हे महाराज आहे रक्त रक्त, हे रणी पाळले आम्ही धाड धाड, ते करून पेशवे पस्त पस्त, हे महाराज आहे रक्त रक्त, हे महाराज आहे रक्त। लढवईची आम्ही औलाद, छाती आमची आहे फौलाद, लढवईची आम्ही औलाद, छाती आमची आहे फौलाद, आहे इतिहासात नाव नाव, घ्या पाहून कोरे गाव गाव, आहे इतिहासात नाव नाव, घ्या पाहून कोरे गाव गाव, असा घातला आम्ही घाव घाव, झाला पेशवाईचा अस्त अस्त, हे महाराज आहे रक्त रक्त, हे महाराज आहे रक्त। आहे इशारा धर्मांधाला, जातीवादाला मनुवादाला, होता भीम महाराजचा पोर पोर, त्याचा पाहिला तुम्ही जोर जोर, होता भीम महाराजचा पोर पोर, त्याचा पाहिला तुम्ही जोर जोर, तुम्हा लावून गेला घोर घोर, असा करून कायदा सक्त सक्त, हे महाराज आहे रक्त, हे महाराज आहे रक्त। नवतरुणांनो
वा नायक आता घेऊन निर्णय निर्णायक आता तुमच्यात जागवा सिद्धनाक तुमच्यात जागवा सिद्धनाक करा नवी पेशवाई खाक खाक आहे तुम्हा शुभेच्छा लाख लाख मिळवा दिल्लीचे तख्त तख्त हे महाराजे आहे रक्त रक्त हे महाराजे ये संदेश दिला मी ह्याच्यात बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश रहा। हिंदी में भी आपने जिस तरह से सम्राट अशोक के नाम का जिक्र किया, पूरा का पूरा 7/12 जो है सम्राट अशोक के नाम पे है, और मराठी में भी हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश आपके गीत द्वारा मिल। आखिरी दौर में हम इस चर्चा के है, दादा मैं आपके तरफ आऊँगा। ये जो नव पेशवाई हम देख रहे हैं, हमने हाथरस में देखा कि हमारी एक लड़की, एक बच्ची जिस पर इस तरह से अत्याचार होता है, और रात को 12 बजे के बाद असंवैधानिक ढंग से उसकी लाश को भी जलाया जाता है। जिस तरह से संभाजी महाराज की लाश के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उसी तरह से हमारी बेटी के साथ भी, लाश के साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया। और ऐसे बहुत उदाहरण हमें लक्ष्मणपुर बातें से आज तक, खैरलाल जी से लेके आज तक खरड़ा की इस घटना तक है। इस नव पेशवाई से लड़ने के लिए हमारी आज रणनीति क्या होनी चाहिए? हम जिस बाबा साहब का नाम लेते, जिसके हम बच्चे हैं, वो अकेले थे, लेकिन सिर्फ उनके पास में बहुत मजबूत स्ट्रैटेजी थी जी, इसलिए वो जीतते गए। हम उनके बेटे, हम लोग के पास में स्ट्रैटेजी नहीं है, इसलिए 5 बाप के हम नापास बच्चे, फेलियर बच्चे। और इसीलिए ये जिसको आप नव पेशवाई बोल रहे हो, उसको सीधा सीधा बोलो वो ब्राह्मणिज्म है, वो बामनवाद है। और जब तक बामनवाद रहेगा और वो पूंजीवाद को साथ में लेके रहेगा, तब तक हम लोग का पराजय होता जाएगा। और इस षड्यंत्र से बाबा साहब ने हमें बहुत पहले ही आगाह कर दिया, और उसके लिए इस देश को, पूरे देश को बचाने के लिए उन्होंने संविधान दे दिया। तो संविधान को हम लोग ने खुद समझ लेना चाहिए कि माजरा क्या है। और इस देश को देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो अभी बताया नहीं जाता, ना उसको लॉ के कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और बाबा साहब चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि ये शोषण जो करने वाले लोग हैं, ये धर्म के आधार पर, ये पूंजी के आधार पर, तो इनको बकायदा जवाब देने के लिए ही उन्होंने ये संविधान में सारी नीतियां रख दी। हम समझ नहीं पा रहे तो वो अच्छा है, चलो चलने दो। तो संविधान के तहत फिर मनुस्मृति कैसी लाई जाए? वो नहीं बोल रहे पेशवाई, हम बोल रहे पेशवाई, उसको नहीं पेशवाई बोल रहे, उसको सीधा ब्राह्मणवाद ही बोलना पड़ेगा हम लोग को। उसको बामनवाद बोले बगैर हमारा काम नहीं चल, क्योंकि महात्मा फुले ने भी वही गाइडलाइंस दी, और महात्मा फुले बाबा साहब के राजनीतिक गुरु है। बाबा साहब ने वही लाइन दी हम लोग को। तो हम लोग को, जब हम लोग, अब सारा किसान आंदोलन वही बोल रहा है, सारा हाथरस का ट्रेंड उन्होंने उस ढंग से सेट कर दिया है कि अभी उन्हीं पर दमन करो, उन्हीं के आदमियों को फंसाओ। ये तो तंत्र चलते आ रहा है। अब ये ट्रेंड जो यूपी से वो लोग हाथरस के मामले को लेके ये पूरे देश भर में लगाएंगे। आंदोलन, दंगा जो है भीमा कोरेगांव का, वो उन लोगों ने किया, लेकिन दंगा किसको बोला जाता है? जब 2 कम्युनिटी आमने सामने आते लड़ती है। यहाँ ऐसा हुआ है? यहाँ तो एक कम्युनिटी सब कर रही है, तो प्रूफ भी हो गया सब। तब भी आप दूसरे कम्युनिटी को, और केसेस उन पर लगाए और दूसरे कम्युनिटी को बरी कर दियो। तो ये जो षड्यंत्र है, ये बामनवादी षड्यंत्र है। और हम लोग इस देश में देखिए, बामनवाद के खिलाफ में और सही मायने में पूंजीवाद के खिलाफ में लड़ने वाली एक ही कौम है, वो बाबा साहब की कौम है, जिसको बुद्धिस्ट बोलना चाहिए। ठीक है, महार का हम लोग जो भी अर्थ बताएंगे, जो भी गौरवपूर्ण इतिहास बताएंगे, बाबा साहब भी कहते थे कि मुझे गर्व होता है कि मैं महार कम्युनिटी में पैदा हुआ। ठीक है, लेकिन बाबा साहब ने हम लोग को बहुत दम दिया है। जिस नाग का आप उल्लेख कर रहे हो, वो सारे के सारे नाग है, तो जिसका बाबा साहब ने जिक्र किया है। तो हम सब बैठे हुए यहाँ लोग, हम सब नागवंशीय लोग, और ये नागवंशी लोग टोटली बुद्धिस्ट हैं। हम बौद्ध हैं। बौद्धों का ब्राह्मणों के साथ में संघर्ष है, और ब्राह्मणों ने अपने बचाव के लिए आज का अडानी अंबानी साथ में ले लिया, म्हणजे पूंजीपति साथ में लिया। और बाबा साहब ने कहा है इस देश में सिर्फ 2 ही शत्रु है। मैं स्ट्रैटेजी के लेवल पर बात कर रहा हूँ। बाबा साहब 2 ही शत्रु है, एक है बामनवाद और दूसरा है पूंजीवाद। तो ये दोनों शत्रुओं से जब तक हम नहीं निपटेंगे, तब तक
इस देश का संविधान भले ही कितना खूबसूरत क्यों ना हो, कितना अच्छा क्यों ना हो, जब तक आर्थिक विषमता रहेगी तब तक न्याय नहीं मिलने वाला हम लोग को। तो हम लोग को इस फॉर्मूले को समझ लेना चाहिए, इस नीति को समझ लेना चाहिए बाबा साहब की, और इस ढंग से हमारी लड़ाई होनी चाहिए। जब तक हम लोग बीच का मार्ग, कोई जो मार्ग नहीं हो सकता है, उस मार्ग की तरफ जाएंगे, उसको नौ पेशवाई का नाम देंगे और कोई नाम देंगे, तो हम लोग फिर फंसते जाएंगे। बाबा साहब ने जो आइडियोलॉजिकल संघर्ष हमें बताया है, जो दिशाबद्ध हम लोग को दी है, हमको उससे भटकना नहीं चाहिए। देखो वो लोग तो भटक गए, उनको दंगा से अभी कोई मतलब है क्या? मैंने जब भी कहा है कोई मतलब नहीं, उस पर बोलेंगे भी नहीं बोल रहे, वो सिर्फ अर्बन नक्सल लेके चल रहे हैं और उसके तहत हम लोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्र, जो बामनी षड्यंत्र जिसको कहा जाता है, और बामनी षड्यंत्र को ये जो कारपोरेट सेक्टर ने ये जो दिया है फॉर्मूला, क्योंकि देखिए 27 तारीख को 2018 के 27 तारीख को 50 लोगों पर एट्रोसिटी लगी है, जिसमें एक वोटे भी है, जिसमें बेल नहीं होती है, और ये 50 लोगों की केसेस एट्रोसिटी के पीछे ली गई है। कितना बड़ा षड्यंत्र हो गया, वरना ये होता ही नहीं, उनको बेल ना मिलती, और उसके लिए उन्होंने गांवबंदी करके रख दी थी। 31 तारीख को जब आह्वान परिषद और उन्होंने जो नोटिस दिए भिड़े ने कि यह गांवबंदी है, भीमा गांव में कोई आएगा नहीं और बाकी भी गांव में, तो ये जो किया उन्होंने, ये वो 50 केसेस पीछे लेने की वजह से कर दिया। इसलिए उनकी हिम्मत जगी और आखिर के दिन में उन्होंने ये षड्यंत्र उठाया, और उनको सारी मदद जो की है वो सारे कारपोरेट सेक्टर ने मदद की। इतना नियोजित ढंग से सारा दंगा उन्होंने करने की कोशिश की। हम लोग तो बुद्धिस्ट होने की वजह से शांति से रहे, क्योंकि हम लोग को नहीं बताया। हम 14 जब बाबा साहब 14 तले का आंदोलन की रचना कर रहे थे, पूरी इस देश में पूरी एक नव क्रांति की बात, जो 19-20 मार्च 1927 को बाबा साहब नींव रखने जा रहे थे, उसके पहले गए बाबा साहब भीमा कोरेगांव, और वहां से उन्होंने अपनी दिशा तय कर ली कि मुझे किस ढंग से इस कौम को खड़ा करना है, क्योंकि उनके पास तो महार रेजिमेंट के तब भी आदमी थे। अब जिन्होंने 20 मार्च को जो सत्याग्रह करता जा रहे थे, उनके खाने में मिट्टी डाल दी, उनके सर फोड़ दिए, तो सारे महार रेजिमेंट बाबा साहब के साथ में, बाबा साहब के पास में गए, एक इशारा कर दो बाबा हमको कि जिन्होंने हमारे सर फोड़े हैं, जिन्होंने हमारे अनाज में खाने में मिट्टी मिलाए, उनके जीवन को हम मिट्टी कर देते, मटिया मिल कर देते। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, रुक जाओ। उनके दिमाग में तब से सम्राट अशोक का कौन सा राज्य इस देश में लाना है, धम्म राज्य, ये उनके दिमाग में तय है। बुद्धिज्म लेने को बहुत अवकाश है, लेकिन उनके दिमाग में तय है सम्राट अशोक का कौन सा राज्य वो इस देश में लाना चाहते हैं। संविधान के तहत सब है, लेकिन जब तक पुष्यमित्र शुंग की ये औलादे, ये बामनी औलादे, सुमिति भार्गव की मनुस्मृति लिखने वाले की जो औलादे है वो जिंदा रहेंगी, माने हम लोग ये नहीं बोल रहे कि उनको काट डालो, वो तो वैसे ही मरने वाले, उनके लुफुल सी इतने हैं, वो जाने ही वाले। लेकिन जब तक हम नागवंशी, जो जिन लोगों ने अपना उज्जवल इतिहास, करुणामय इतिहास, वो सारे महार रेजिमेंट के लोग जो वहां लड़े, महार सैनिक, उन्हीं के हम लोग वंशज ऐसा खुद को अगर कहते हैं, तो उन्हीं का आदर्श भी हम लोग ने स्वीकारना चाहिए। उनका क्रूरता का कोई आदर्श नहीं है, लेकिन मार खाने वाला भी आदर्श नहीं है। राजे हैं हम लोग, इस देश के राजे थे हम लोग, राजे ही है। हमारा कोई नपुंसकता का इतिहास नहीं है, ब्राह्मणों का है, भीख मांगने वाला उनका इतिहास है। हम लोग का यही इतिहास, हम तो शुरू से ही इस देश के राजे रहे। जब से मानवता यहाँ फली फूली पनपी, तो हम राज्यकर्ता लोग हैं। अब राज्यकर्ता लोगों को बीच बीच में इन प्रतिक्रांति वालों ने जिस ढंग से हम लोग का हश्र किया है, तो इसका मतलब हमारे खून में जो राजत्व का रक्त है वो क्या मर गया, खत्म हो गया? नहीं, सिर्फ हम लोग की खामी जो है वो है नीति की, स्ट्रैटेजी की। वो तो चाहते इनको बिखराव में रख दे, कभी मराठा बोल के रखे, इस बोल के उस नाम से रखे, कुंभी, मेली, साड़ी, मांग, मातंग, ये सारे इसमें उनको बिखराव में डाल दे और अपना राज करते रहे। वो तो चाहते ही है। हम लोग के जो नेता है, जो अलग अलग इसमें भी काम कर रहे हैं, कोई कुंभियों के नेता है, कोई मराठों के नाम से मराठों के नेता है, कोई मातंगों के नेता है, कोई चमारों के नेता है, ये सब भी क्या कर रहे हैं? सिर्फ बाबा साहब का नाम लेने तक का काम।
सिर्फ संविधान का नाम लेने तक का काम नहीं होगा। ऐसा आपको स्ट्रैटेजी के तहत ही चलना पड़ेगा जो बाबा साहब ने नीति निर्देशित करके रखी है। बिल्कुल। तब तक ना कोई किसानों का यहाँ उद्धार होगा, ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे। अगर बाबा साहब का समय का जो आंदोलन है किसानों का, वो आंदोलन दुनिया में नहीं हुआ, 6 साल तक चला। 33 का आंदोलन, श्री का आंदोलन, 6 साल तक। अभी जो किसान आंदोलन दिल्ली में कर रहे हैं, तब बाबा साहब जिस आंदोलन में जुड़े थे वो आंदोलन 6 साल तक किसानों का सत्याग्रह चलता रहा। क्या क्या हालत 6 साल, आप समझ सकते हो क्या हालत हो गई होंगी उस किसानों के। डट के रहे, लड़े और जीते। उसी के आधार पर बाबा साहब ने 15 अगस्त 1937 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना की, और शेतकरी कामगारी जो पक्ष निर्माण हुआ वो भी उसी आंदोलन की देन है। और इसलिए आप बाबा साहब का 36 का 15 अगस्त 36 का इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का अगर मेमोरेंडम पढ़ते हो, जाहिरनामा पढ़ते हो, जो दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, तो सारे किसानों की, सारे शोषितों की, सारे कामगारों की नींद खुल जाएंगी, एक दिशाबद्धता मिल जाएगी। बिल्कुल, एक दिशाबद्धता मिल जाएगी। वीरा जी, आखिरी दौर में है ये जो किसान बैठे हैं, जैसे जिक्र होता नौ पेशवाई, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पुष्यमित्र श्रृंग की औलादे, सुमिति भार्गव ने लिखा हुआ ये सारा का सारा मनुस्मृति, और उसके आधार पर ये सत्तांध लोग हम पे राज कर रहे हैं। किसान को तकलीफ है, अल्पसंख्यकों को तकलीफ है, दलितों को तकलीफ है, महिलाओं तो पहले से तकलीफ में है। क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसी लड़ाई आगे जाएगी ताकि इन ब्राह्मणवाद पे, इस ब्राह्मणवाद पे हम विजय प्राप्त कर सकें? देखिए, 2 बात है। एक तो जैसा कि संजू भाव ने कहा है कि बाबा साहब ने कहा कि हमारे 2 मुख्य शत्रु की ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। लेकिन यहाँ पर जो 2 धाराएं काम कर रही है इतिहास में, एक तो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाली और दूसरी मार्क्स के विचारों को मानने वाली। दोनों अपने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों समांतर लड़ रहे हैं। हम लोग फोकस करते ब्राह्मणवाद पर, क्योंकि हमारा सामाजिक अत्याचार हम पर ज्यादा होते, क्योंकि हम निचली जातियों से आते हैं, या दलित है, या आदिवासी है, या भटके विमुक्त है, और ओबीसी में से कुछ जो गरीब तबका है, खेतिहर मजदूरों का। तो लेकिन हम दोनों के साथ एट ए टाइम नहीं लड़ते, क्योंकि जैसा कि अभी संजू भाव ने इंगित किया हमको कि ब्राह्मणवाद अकेला नहीं है, वो पूंजीवाद को साथ में लेकर जिंदा है। पूंजीवाद को भी ब्राह्मणवाद की जरूरत है, क्योंकि पूंजीपतियों को मजदूरों में फूट डालने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ब्राह्मणवाद ने फूट हजारों साल के पहले डाल चुका है, और अभी भी वो फूट को, उस दरार को चौड़े करने का वो काम ब्राह्मणवाद कर ही रहा है। तो पूंजीपतियों को भी फायदा है ब्राह्मणवाद से। और ब्राह्मणवाद को जो वित्त का जो उसको सप्लाई होना चाहिए, आपको याद होगा कि एक व्यक्ति ने रामरथ यात्रा को पैसा दिया था अडवाणी के, वो थे धीरूभाई अंबानी। 800 करोड़ अकेले ने दिया था। उस जमाने में 800 करोड़ बोले बहुत बड़ी बात होती थी। और आज आप देखेंगे कि सब पूंजीपति परेशान है लॉकडाउन के कारण, गाड़ियां नहीं बिक रही है, उनका माल नहीं बिक रहा है। लेकिन 2 ही पूंजीपति ऐसे दिखते हैं भारत में जिनकी आमदनी बढ़ी है, नफा में करोड़ अरबों रुपया दुगना 3 गुना बढ़ोतरी हुई। ये कैसी बढ़ोतरी? क्योंकि ब्राह्मणवाद ऐसी पॉलिसी चलाता है अपने सरकार के माध्यम से कि ताकि फायदा इन दोनों को हो। अब ये जो 3 कानून लेके आए हैं, जिस दिन ये 3 अध्यादेश लाए थे जून में, उसके दूसरे दिन से ही पंजाब और हरियाणा में आंदोलन शुरू हो चुका था। लेकिन वो इतना शांतता में और इतना एकदम शुरुआत थी, लेकिन वो दूसरे दिन से शुरू हुई। और जब ये कानून बना संसद में, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी के सलाह मशविरा करके, ना किसान संगठनों के साथ में कोई सलाह मशविरा किया गया, ना राज्य सरकार के कृषि मंत्रियों के साथ कोई सलाह मशविरा किया, जबकि संविधान ये कहता है कि संविधान ने तो भाई राज्य सरकार को और केंद्र सरकार के अपने अपने अधिकार दे दिए हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी दे दी है। कृषि का जो विषय है वो राज्य सरकारों के अख्तियार में आता है। वो उनको करना है, जो कुछ करना है, कानून बनाना है उनको बनाना है। आपको एक मजेदार बात बता दूं, ये कानून लाने के पहले, ये तो लॉकडाउन में लेके आए, सितंबर में कानून लेके आई है, लेकिन पिछले साल नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, उनको एक सवाल पूछा गया था संसद में कि भाई किसानों की परिभाषा बताइए आप। तो नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब ये था कि ये विषय तो राज्य सरकार के अख्तियार में है, राज्य सरकार से पूछो, किसान की परिभाषा राज्य सरकार देंगी। जब राज्य सरकार की तरफ में ये है, संविधान ये कहता है, तो तुम होते कौन हो केंद्र सरकार बिल बनाने वाले? सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि आप अभी तक तो आप जमाखोरी पर बंदी थी, आप एक लिमिट से ज्यादा जमाखोरी नहीं कर सकते थे। वो कानून इन लोगों ने हटा दिया जमाखोरी का,
अब आप अंबानी और अदानी और इसके जैसे जितने भी लोग होंगे जो इजारेदार पूंजीपति है, जिनके पास अरबों का पैसा है, उन लोगों ने तो बहुत पहले से 1-1.5 साल पहले से उन्होंने अपनी तैयारी करके रखी थी। उनको पता था कि ये कानून हमको बनाना ही है। तो वो कानून जब लेके आए तब तक इनके गोडाउन्स बन चुके थे और अभी किसानों को मालूम हो गया है पहले दिन से ही कि ये तो पहले तो जमाखोरी की बंदी थी। एमएसपी का भी कुछ गारंटी होता था, 6% ही केवल एफसीआई खरीदती है अनाज, 94% जो है वो खुले मार्केट में जाता है, वो तो एमएसपी के बिना ही जाता है। केवल केरल सरकार जो चावल खरीदती है वो एमएसपी से ज्यादा खरीदती है। वो भी केवल वो चावल उसका मुख्य उत्पादन नहीं है, उसका मुख्य उत्पादन जो है मसाला है। वो मसाले का उत्पादन करके वो निर्यात करते हैं, उससे उनको पैसा आता है। और चावल जो कम पड़ता है तो वो अन्य राज्यों से केरल सरकार खुद खरीदती है, वहां पर मंडियां है नहीं, खुद खरीदती है। अभी आप देखिए कि जैसे अंबानी ने ये एयरटेल और ये बाकी जो है वोडाफोन, आइडिया, इनके खिलाफ में जब वो उतरा, मुकेश अंबानी नहीं था पहले, वो पहले अनिल अंबानी की तरफ में थी, रिलायंस। बाद में जब ये उतरा तो इसने बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? बीएसएनएल का, सरकार का है। बीएसएनएल घाटे में जा रही है और रिलायंस का जियो मुनाफा कमा रहा है। तो किसानों को यह पता है कि ये पहले तो जियो का नेटवर्क फ्री में देते हैं कुछ महीने या कुछ साल, और उसके बाद में जब वोडाफोन और आइडिया की कमर टूट जाती है तब वो अपना वाला रेट बढ़ा देता है। उसी तरह जब खरीदी करना शुरू करेंगे तो 3 साल 4 साल तो एमएसपी रहेगी। जो 6% खरीदती है एफसीआई गोडाउन में भरने के लिए, तो वो खरीदेगी, लेकिन उसके 2 नुकसान हो सकते हैं। केवल किसानों का नुकसान नहीं है, यह है कि हमारे एफसीआई के गोडाउन में जो अनाज हम लोग रखते हैं, भले वो खराब हो जाता है तो 3 साल तक का एक रिजर्व स्टॉक रखना पड़ता है। अगले साल अगर फसल नहीं हुई, अगले साल कोई संकट आ गया, बाढ़ आ गई, कोई तूफान आ गया, तो आपके पास में 3 साल आपके पब्लिक को, आपके नागरिकों को पालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उतना स्टॉक होना चाहिए। अब ये तो खुद एफसीआई के गोडाउन अब अदानी अंबानी को किराए पर देने वाले हैं। तो ऐसे समय में उन्हें पता है किसानों को, क्योंकि पंजाब का किसान बहुत लड़ाकू रहा है। जैसे हमारे भीमा कोरेगांव की हम लोग बात कर रहे थे ना, शुरुआत से जितने भी आक्रमणकारी है सबको झेला उन्होंने और वहीं लड़े। वो गुरु गोविंद सिंह जैसे कि लोग, जैसे भगत सिंह कहते हैं ना दलितों को, अरे उठो शेरो सोए हुए शेरो, उठो जागो। अगर तुम नहीं होते तो गुरु गोविंद सिंह नहीं होते, अगर तुम नहीं होते तो शिवाजी नहीं होते, तुम उठो। तो वहां पर जो दलित मजदूर, खेतर मजदूर काम कर रहा है उसका भी नुकसान है, लेकिन किसानों के साथ साथ आम इंसान का बहुत बड़ा नुकसान है। और ये मैं ये समझता हूँ कि किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, भले अगुवाई किसान कर रहा है पंजाब का और हरियाणा का, अभी तो वहां पे यूपी के भी आ गए, गुजरात के भी आ गए, राजस्थान के भी आ गए, महाराष्ट्र के भी लोग जा रहे हैं, सब तरफ से जा रहे हैं अभी लोग वहां पर। लेकिन अगुवाई, जैसा भीमा कोरेगांव की लड़ाई की अगुवाई महारों ने की थी, हालांकि सब लोग थे उसमें, मराठी भी थे, राजपूत भी थे, लेकिन अगुवाई किसने की थी? तो महारों ने की थी। उसी तरह आप देखेंगे, आपको बड़ा संजू बाबू जी बता रहे थे ना, स्ट्रेटेजी बनना चाहिए। 36 संगठन है वहां पर, 36 संगठन एक ही भाषा बात कर रहे हैं, एक ही भाषा बात कर रहे हैं, और कहीं टूट फूट नहीं, कहीं कोई अलग नहीं। किसी संगठन ने अपना अलग झंडा लेके, जैसा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया, जोगिंदर उग्राहन ने, उनकी संगठन सबसे बड़ी किसान यूनियन है वो, उन्होंने कहा कि भाई जो लोग जेल में मानवाधिकार कार्य करता है, फिर कोई भी हो, शर्जील इमाम हो या नताशा नरवाल हो या सुरेंद्र गडलिंग हो, सब उन्होंने यही कहा कि जो लोग ऐसे लोग जेल में जा रहे हैं वो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए जेल में जा रहे हैं। तो हमारी मांग है इसके अलावा कि इनको रिहा करो। बाकी सभी किसानों यूनियनों ने उनसे उस मांग से नाता तोड़ दिया। उनका यह कहना था कि ये मेरी मांग, मैं थोपना नहीं चाहता बाकी 35 संगठनों पर, लेकिन उसके अलावा जो लड़ाई चल रही है वो एक ही इसमें। और उन्होंने क्या किया है, जब वो 3 महीने लड़े तो 3 महीने में उन्होंने क्या किया, वो क्यों उनके एक लाइन में रहे? हमारे तो नेता लोग एक जगह नहीं आते, हमारे तो आरपीआई को बाबा साहब के संगठन के लोग एक जगह नहीं आते, छोटे छोटे संगठन होने के बावजूद वो क्यों एक जगह है? उनका कारण यह है कि उन्होंने 3 महीना इतनी बढ़िया तैयारी की कि हर गांव में किसान के बच्चे को बताया कि कानून में क्या है। इसलिए आप देखिए, छोटे बच्चों के भी इंटरव्यू आप देखेंगे ना, तो वो यही बोल रहे हैं कि मोदी जी मान जाओ। बहुत शालीनता से बात करते बच्चे भी, और उसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग भी वहां पे अपना खाना पीना लेकर आए हैं। और ये देखिए कि लोग, ये बीजेपी ये कह रही है, आरएसएस ये कह रही है कि इनको तो बरगलाया गया है, फुसलाया गया है। तो अगर फुसलाया गया है तो भैया मेरे जैसे आदमी को
ना समझ होगा, बैठ मेरी गाड़ी पे चल, तो मैं फुसला बैला फुसला के मुझे दिल्ली देखने के लिए मैं जा भी सकता हूँ। लेकिन लाखों किसान अपने ट्रक और अपने ट्रैक्टर और अपने ट्रॉली और अपना पेट्रोल डीजल खर्च करके अपना अनाज लेके तो नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लड़ाई बड़े पूंजीपति, जैसे बाबा साहब ने कहा था, ये बड़े पूंजीपति के खिलाफ की लड़ाई है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, अंबानी अदानी के माल पर बहिष्कार डालो, ये स्लोगन दिया है। इसको भी हमको समझना पड़ेगा, ये एक आर्थिक भी है, राजनीतिक भी स्लोगन है ये, क्योंकि जितना भी मीडिया है आज इन्हीं दो लोगों के पास, 67 का 128 चैनल तो इसी के पास में हो गए, मुकेश अंबानी के पास में। और वो चैनल्स लोगों को इतना गुमराह करते हैं। जो लोग गोदी मीडिया देखता नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गोदी मीडिया देखता है हमेशा, वो तो उसका तो दिमाग ही पूरा उसमें गोबर डाल दिया है। बिल्कुल, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी लड़ सके, पूंजीवाद के खिलाफ भी। प्रकाशनाथ जी, आखिरी दौर में मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो पूरी स्थिति इन भारत में चल रही है, मुस्लिमों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, और अभी किसान भी उसमें इस स्थिति में आ गए हैं, असुरक्षितता की स्थिति में आ गए, आप क्या कहेंगे? आखिरी टिप्पणी आपकी क्या होगी? इन 6 सालों में जिन तकलीफों का सामना मैंने किया, वो इतनी दर्दनाक और इतनी खतरनाक तकलीफों का सामना किया, जबकि मैं 48 साल से गाना गाता हूँ और पूरा परिवार मेरा उस गायन के ही भरोसे चलता है। लेकिन इन 6 सालों में पुलिसों का डर हमको खाता है, बराबर हमारे प्रोग्रामों को परमिशन नहीं देंगे, 10 बजे प्रोग्राम बंद करो। अभी तो ये 3 सालों में तो ऐसा देखा मैंने कि जहाँ प्रकाशनाथ पाटनकर का नाम आया, पुलिस परमिशन ही देती नहीं बोले वो लोगों को भड़काने का काम करता है, गाने के माध्यम से बोले वो दंगा भड़कने का डर रहता है उसके गाने में, इसलिए परमिशन नहीं दी जाती। अगर परमिशन मिल भी गई तो उनको मालूम है पहला वंदन गीत गाएगा, दूसरा जयंती गीत गाएगा और तीसरे गाने से ही अपने माहौल को बनाता है, तो तीसरे गाने में आके प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है। कई जगह तो हमारा सामान भी जब्त हुआ है। ऐसी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, उसमें अभी ये लॉकडाउन की वजह से प्रोग्राम नहीं है, ये तमाम बातें। व्यक्ति स्वातंत्र तो ऐसा छीना गया है हम लोगों का। मेरे पिताजी के जमाने से जो गाना मेरे पिताजी गाया करते थे, हम गाते हैं, हमारे तमाम गायक भाई गाते हैं, यानी अभी शब्दों को बड़ा तोल माप कर गाना पड़ता है। पहले खुलेआम गाते थे, किसी के बाप को हम डरते नहीं थे। मेरे पिताजी ने गाया था, कन्हैया तेरा अब क्यों नहीं दौड़ा आए रे, जो नारी को नंगा देखे वो क्या नारी की लाज बचाए रे। इस तरह के गाने गाए तो तुरंत आके बंद करते हैं। मुझे तो यहाँ तक चेतावनी मिली है कि प्रकाशनाथ जी, आपके प्रोग्राम हो सकते हैं, आप अपनी छवि बदलिए, आप अपना गाने का कलर रंग बदलिए। बाबा साहब गाइए, महात्मा फुले गाइए, बुद्ध गाइए, कबीर गाइए, गाइए ना, आपको कौन मना करता है। लेकिन आप बोले राजनीति में क्यों आते हैं, मोदी जी उत्तर द्यावे, मोदी जी उत्तर द्यावे, ये क्यों गाते हो? बोले आपको माओवादी में डाल दिया जाएगा, अब भी संभल जाओ, एक फ्रेंडली हम तुमको समझाने आ रहे हैं। लेकिन मेरा दिल किधर मानता है, खून महार का खून है, लड़वैये की औलाद है, हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। बस एक मैसेज दे सकता हूं मैं गाने के माध्यम से, दूसरा क्या कर सकता हूं। लेकिन जब धमकी दी जाती है कि तुमको माओवादी में डाल दिया जाएगा, परिवार वाले डरते हैं। बोले अभी बोलते ना बाबा साहब का, अरे बाबा साहब राजनीति के सिवा बाबा साहब कैसे पेश कर सकते हैं? बिना राजकारण, बिना राजनीति के बाबा साहब पेश कर सकते हैं? घंटी बजाएंगे मंदिरों की, जरा भजन गाएंगे, कीर्तन गाएंगे। अरे हम क्रांतिकारी गायक है, हमारा बाप, हमारे पिताजी क्रांतिकारी गायक थे। आज हमको रोक लगा दी, व्यक्ति स्वातंत्र, यानी जो हक बात बोलने जाओ तो बोले तुम माओवादी हो, तुम नक्सलवादी हो। अपने दिल की बात हम कह नहीं सक रहे। इसके पहले तो हम कहते थे, डंके की चोट पे गाते थे, कैसे कैसे गाने हमने गाए हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, नौजवान लड़कों के लिए कहना चाहूंगा कि पुन्हा त्या भीम क्रांतीचा तो काळ आला रे, पुन्हा त्या भीम क्रांतीचा तो काळ आला रे, दिसला मनूचा ग्रंथ तिथे झाड त्याला रे। वाह, पुन्हा त्या भीम क्रांतीचा तो काळ आला रे, दिसला मनूचा ग्रंथ तिथे झाड त्याला रे। उरात तुझ्या नागवंशी जिद्द आहे रे,
उरात तुझ्या नागवंशी जिद्द आहे रे, तू ऊठ पेटून या कसा भ्याड झाला रे. हा महाराष्ट्र मराठा महारांचा, समजू नका लाचारांचा. हा महाराष्ट्र मराठा महारांचा, समजू नका लाचारांचा. शाहू फुले आणि शिवाजी आंबेडकरी संस्काराचा, मातीत गाळू मुर्दा आम्ही मनुवादी विचाराचा. वाह. मातीत गाड़ू मुर्दा आमी मनुवादी विचारांचा. हम पूर्व संध्या में है भीमा कोरेगांव की इस क्रांति दिन की. हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त अपनी बात रख रहे थे वीरा साथीदार जी, संजय जीवने जी और प्रकाशनाथ पाटनकर जी. बहुत समय तीनों ने निकाला और हमें यहाँ स्टूडियो में आकर अपना वक्त दिया. आवाज़ इंडिया टीवी की ओर से मैं आप तीनों का शुक्रगुजार हूँ. नया साल आ रहा है, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और ये हमारा जो पर्व है क्रांति दिन का, भीमा कोरेगांव शौर्य दिन का, इन सब की आपको मैं बता देता हूँ. आप यहाँ स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय भीम. देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी.